हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग प्रोबेबिलिटी के लेक्चर नंबर 8 में हैं और आज ये हमारा क्लास प्रोबेबिलिटी का लास्ट होगा, क्योंकि हम बाकी एक्सरसाइज की अगर बात करें तो एक्सरसाइज 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.5 और ये अजय कुमार अग्रवाल की किताब से हम इसको पढ़ाए हुए हैं। और ये जो 13.1 का लेक्चर है, जो 13.1 की हमारी एक्सरसाइज है, इसको हम 3 लेक्चर में पढ़ाए हुए हैं, छोटे छोटे लेक्चर में। लेक्चर फर्स्ट, लेक्चर सेकंड, लेक्चर थर्ड, ये। और उसी प्रकार से ये भी 3 लेक्चर में है, ये भी 3 लेक्चर में है, ये भी 3 लेक्चर में है और ये कितना लेक्चर में? 2 लेक्चर में है। तो अगर हम एक दिन में एक भी एक्सरसाइज के अगर वीडियोज अपलोड करें तो एक दिन में 3 वीडियोज को हम भेजेंगे और उसकी टाइमिंग रहेगी, एक हम 4 AM पर भेजेंगे, एक 4 AM और एक 4 PM और एक 7 PM। तो अगर एक एक्सरसाइज के हमारे 3 लेक्चर अगर हैं एक एक्सरसाइज में, तो उसको हम भेजने की हमारी टाइमिंग रहेगी, एक हम 4 AM में भेज दिया करेंगे और एक जो है कि 4 PM को भेजेंगे और एक 7 PM को भेजेंगे। वैसे ही सेम प्रोसेस इसको भी और इसको भी। और इसकी अगर बात करें तो ये जो है कि 2 लेक्चर हैं, तो ये इन्हीं में एक 4 PM में भेज देंगे और एक 7 PM में भेज देंगे। तो इस प्रकार से ये जो हमारा लेक्चर है, मतलब कि 5 जो प्रश्नावलियां हैं वो 5 लेक्चर में कवर हो जाएंगी। और ये जो हमारा भेजना होगा वो हम भेजेंगे 29/12/2023 से हम इसको भेजेंगे, क्योंकि ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये आज अपलोड करेंगे तो इसको आप लोग कल देख लेंगे और उसके बाद जो है कि ये जाना चालू हो जाएगा। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो फिर हम जो है कि आप लोगों के सामने एक बार फिर आएंगे और हम लोगों को जो 22 फरवरी से हम लोगों की बोर्ड एग्ज़ाम है, तो उसके मैथ के लिए खास करके किस प्रकार से हम लोगों को तैयारी करनी है, जब ये लेक्चर हम समाप्त कर लेंगे तो फिर मिलेंगे और बताएंगे पढ़ने का तरीका और हम लोगों की तैयारी कैसे होगी, तो उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं आज का लेक्चर हम लोग। तो ये देखते हैं हम लोग बोर्ड पर लिखे हुए हैं बर्नौली ट्रायल। ये जो बर्नौली परीक्षण है वो क्या है, तो सबसे पहले मैं बात कर लूँ कि इसी को हम पहले क्यों बता रहे हैं। तो आगे हम लोग जो कुछ भी जिस भी हम लोग सैंपल स्पेस की बात करें चाहे परिणाम की बात करें, जिसकी भी प्रोबेबिलिटी अगर हमको फाइंड आउट करनी होगी, अगली जो प्रश्नावली की हम बात करने वाले हैं उसमें हमको इसी की आवश्यकता है। कुछ इसी प्रकार के हमारे पास परीक्षण होंगे और उसी प्रकार के परीक्षण के जो रिजल्टेंट आएंगे, परिणाम आएंगे, उसी की प्रोबेबिलिटी हम लोगों को फाइंड आउट करनी है। लेकिन सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि ये जो बर्नौली हम लोगों का ट्रायल होता है वो क्या होता है। तो हम लोग जानते हैं कि बहुत से परीक्षण, यहाँ पर थोड़ा सा मैं एक मीनिंग बता दूँ। बर्नौली में परीक्षण लिखा हूँ, उस हेडिंग का पहले हम मीनिंग उसका बता ले रहे हैं। हम लोग जब 11 का फर्स्ट लेक्चर पढ़ना चालू किए थे, इसी क्लास 12 में पढ़ा है प्रोबेबिलिटी, जो क्लास 11 की पढ़ाए हैं, उसमें जो 11th का जो पढ़ा है 3 लेक्चर में 1 2 3 में कवर किए हुए हैं, उसमें हम एक डिफिनीशन बताए थे प्रयोग कि प्रयोग में और अभी प्रयोग में क्या डिफरेंस है। अभी प्रयोग में क्या डिफरेंस है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एक्सपेरिमेंट, इसको कहते हैं प्रयोग को क्या कहते हैं, एक्सपेरिमेंट कहते हैं, और इसको क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। ये कहते हैं एक्सपेरिमेंट और इसको क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। तो इन जनरल हम लोग जो है बार बार कहीं अगर ट्रायल की बात नहीं किए हों तो खाली एक्सपेरिमेंट प्रयोग
इसी को परीक्षण भी कहते हैं। इसी को हम लोग क्या कह लेते हैं, परीक्षण भी इन जनरल प्रयोग कर लिए हुए हैं, लेकिन परीक्षण की यहाँ पर मीनिंग हम लोगों की किससे है, अभिप्रयोग से है, ट्रायल से है। फिर से एक बार बता दूं, जो हम लोग अब तक पढ़ते आए हैं वो परीक्षण का नाम तो जरूर लिए थे, लेकिन क्या अभी सिर्फ हम लोग किस पर डिस्कस कर रहे थे, प्रयोग पर डिस्कस कर रहे थे, उसी को एक्सपेरिमेंट बार बार हम लोग कर रहे थे। लेकिन आज की क्लास में जो बात करने वाले हैं हम अभिप्रयोग, इस अभिप्रयोग को हम क्या कहेंगे, ट्रायल का नाम देंगे। और इसी को यहाँ पर लिखा गया है, वो क्या लिखा गया है, परीक्षण लिख दिया गया है। तो मैं दोनों में डिफरेंस बता दिया हूँ कि यहाँ पर जो हम लोगों को परीक्षण सीखना है, ये जो परीक्षण कहते आए हैं, ओरिजिनलिटी परीक्षण की ये है कि जब किसी प्रयोग को हम कई बार करते हैं, जैसे हम बात कर लेते हैं कि एक सिक्का हम ले लें और एक सिक्के को बार बार उछालने का हम काम करें, तो ये एक सिक्के को अगर एक बार उछालेंगे तो उसको हम प्रयोग कर सकते हैं कि एक सिक्के को उछाल करके देखें कि वो क्या आया, हेड आया कि टेल आया, तो एक प्रयोग होता है। अगर हम प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण जी का निश्चित मैं बात कर ले रहा हूँ, अभी यादृच्छिक परीक्षण की नहीं बात कर ले रहे हैं, निश्चित जो है कि हम बात कर ले रहे हैं कि अगर हम लोग प्रयोगशाला में गुरुत्वीय त्वरण जी का मान करते हैं, तो मान ज्ञात करने के लिए जो प्रयोग करते हैं एक बार, वो क्या, वो एक प्रयोग होता है, वो एक परीक्षण होता है। क्योंकि यहाँ पर परीक्षण जो मैं शब्द यूज करने जा रहा हूँ, अब कई बार प्रयोग को कई बार दोहराने की स्थिति में यूज करने जा रहा हूँ, और इन जनरल हम लोग प्रयोग को परीक्षण शब्द कह लेते हैं, लेकिन थोड़ा सा जो डिफरेंस होता है वो डिफरेंस को मैं बता रहा हूँ। जो हम लोग प्रयोग करते हैं वो एक बार करते हैं तो उसको सिर्फ प्रयोग कहा जाता है, और उसी को देखते हैं कि अगर इस बार में जो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान आया 9.8 के समथिंग आया, तो दूसरी बार एक बार और हम लोग ट्राई करते हैं कि एक बार और प्रयोग किया जाए, देखा जाए कि अब कितना आ रहा है, फिर करते हैं ट्राई, देखते हैं अब कितना आ रहा है। वैसे भी जितने भी क्लास के लड़के होते हैं अलग अलग माप लेकर के वो गुरुत्वीय त्वरण जी का मान निकालते हैं, सबका लगभग सेम ही आता है। तो उस प्रकार से जितने बच्चे रहेंगे क्लास में उतना परीक्षण हो गया, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रायल कहते हैं। अगर एक बार काम करेंगे, एक बार सिक्का उछालें, चाहे गुरुत्वीय त्वरण जी का मान एक बार अगर हम लोग ज्ञात करने के लिए जो काम करते हैं उसको कहते हैं वन ट्रायल, एक ट्रायल। दो बार करेंगे, दो ट्रायल हो जाएगा। सिक्के को दो बार उछालेंगे, दो ट्रायल हो जाएगा। तीन बार उछालेंगे, तीन ट्रायल हो जाएगा। चार बार उछालेंगे, चार ट्रायल हो जाएगा। तो ये अब हम लोग को जो इसमें बात करनी है वो ओरिजिनलिटी ये है कि अभिप्रयोग की हम लोग को बात करनी है। इसी को क्या कहते हैं, अभिप्रयोग को हम लोग परीक्षण से भी नाम से यहाँ पर जो लिखा हुआ है कह लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बस थोड़ा सा जो डिफरेंस है उसको मैं समझाने की कोशिश किया हूँ कि यहाँ पर अभिप्रयोग हमको पढ़ना है, क्या, ट्रायल पढ़ना है, कई बार काम करने हैं। एक सिक्के को 50 बार उछालने का परीक्षण किया जा सकता है, दो पासों को 10 बार फेंकने का काम किया, दो पासों को एक बार ले रहे हैं और उसी को जो कि 10 बार फेंकने का काम किया जा सकता है। तो इस प्रश्नावली में कुछ इसी प्रकार के हम लोगों को वर्क करना है। तो हम बात कर लेते हैं कि जो बर्नौली ट्रायल लिया गया है, अभी तो हम जो बात कर रहे थे ट्रायल की कि कई बार फेंकना है, उसको जिंदगी भर फेंकते रहे उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है, बस ये है कि कितना बार, जितना बार फेंक लेंगे उतना ट्रायल कहलाएगा। लेकिन बर्नौली ट्रायल की कुछ जो है कि कंडीशंस है, अगर उस कंडीशंस को फॉलो कर ले रहा है कोई, अगर ट्रायल कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के तहत अगर ट्रायल किए जाते हैं तो उस प्रकार के हम ट्रायल को क्या कहते हैं, बर्नौली ट्रायल कहते हैं। वो क्या है, फर्स्ट, जो भी हम परीक्षण करते हैं उसकी संख्या सीमित होनी चाहिए, मतलब 10 बार, 50 बार, 100 बार, 200 बार, कुछ मतलब कि फाइनाइट नंबर होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि जो भी हम ट्रायल करते हैं वो स्वतंत्र होना चाहिए। मतलब यह है कि जो हम ट्रायल करें एक बार करने के बाद जब दूसरा ट्रायल करते हैं तो पहले वाले ट्रायल से इसका कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये नहीं कि वो वाला जो हम काम कर चुके हैं ये अब ट्रायल दूसरा जो करने वाले हैं वो उस पर डिपेंड कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। मतलब स्वतंत्र का मतलब क्या कि दूसरी बार जो हम ट्रायल कर ले जा रहे हैं उसकी प्रायिकता पर जो घटना घट चुकी है उसका प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। और तीसरी बात जो हमारा है कि प्रत्येक परीक्षण के दो ही नतीजे होने चाहिए, या तो
तथ्य दो ही परिणाम होने चाहिए, या तो सफलता या असफलता। हम अपने जीवन में बहुत सी ऐसी घटनाओं के बारे में हम लोग पढ़ते हैं जिसके जो द्विपरिणामी होते हैं, जिसके परिणाम दो ही होते हैं। जैसे एक सिक्के को एक बार उछालें, या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर हेड आने में हमारी जीत होती है तो हेड आने को हम क्या मानेंगे, सफलता मानेंगे, और टेल आने में अगर हमारी हार होती है तो टेल को क्या मानेंगे, असफलता मानेंगे। उसी प्रकार से अगर हम एक सिक्के को 10 बार फेंकते हैं और 3 बार हेड आने में, अगर चाहे 7 बार हेड आने में अगर सफलता मान ले रहे हैं, तो 3 बार जो मतलब 7 से कम बार अगर कितना भी बार हेड आता है तो उसको हम क्या नाम देंगे, असफलता का नाम देंगे। तो बहुत सारे ऐसे परीक्षण हैं जो द्विपरिणामी होते हैं। अगर नहीं है और बना ले रहे हैं, अगर कोई भी परीक्षण द्विपरिणामी नहीं है और बना ले रहे हैं, तो फिर इस मेथड से हम लोगों का जो बताने वाले हैं कि किसी परिणाम की प्रायिकता निकालने के लिए, तो इसमें ये रूल्स अप्लाई हो जाएगा। अगर नहीं बना पाएंगे उसको द्विपरिणामी, तब उसकी बात नहीं की जाएगी। अगर हम क्या करते हैं, एक पासे को फेंकते हैं 10 बार, एक पासे को क्या फेंकते हैं 10 बार फेंकते हैं, और हम जो है कि 6 आना को सफलता कर रहे हैं, तो हर ट्रायल में 1 बार फेंकें, 2 बार फेंकें, 3 बार फेंकें, मैं कह रहा हूँ कि 6 को आ रहा है तो हम विजयी हो जा रहे हैं। तो फिर इसको भी सफलता और असफलता में बांट सकते हैं। क्यों? फर्स्ट बार ट्रायल फेंकेंगे तो हो सकता है या तो 6 आए या तो 6 न आए। मैंने क्या कर दिया, इस परीक्षण को जो मैं ट्रायल कर रहा हूँ, इसको द्विपरिणामी मैंने बना दिया। आते हैं 6 रिजल्ट आते हैं 1 2 3 4 5 6, लेकिन मैंने उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। क्या कर दिया, जो 1 से लेकर के 5 तक आ रहे हैं उसको मैंने असफलता में डाल दिया, और जो 6 आ रहे हैं उसको मैंने सफलता में डाल दिया। तो ये भी क्या हो जाएगा, द्विपरिणामी बन जाएगा, या तो 6 आता है या तो 6 नहीं आता है। तो ऐसे बहुत से सारे जो है कि हम लोगों के परीक्षण मिलेंगे जो द्विपरिणामी होंगे। अगर द्विपरिणामी है तो फिर हम लोग इस जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं इससे रिलेटेड वर्क कर सकते हैं। तो ये जो हमारा तीसरा पॉइंट था वही था कि प्रत्येक परीक्षण के तथ्य तो 2 ही परिणाम होने चाहिए। अगर जो 2 परिणाम हैं, एक को सफलता का नाम दे दें और एक को असफलता का नाम दे दें, तो 2 परिणाम कौन कौन होना चाहिए, एक सफलता तो दूसरा क्या, असफलता। सफलता का मतलब क्या है कि जिसकी जरूरत हमको हो, जिसकी प्रायिकता हमसे पूछी जा रही है, अगर वो आ जाएगा तो सफलता और वो नहीं आएगा तो असफलता। तो बस उसको द्विपरिणामी में हमको क्या कर देना है, बदल देना है। और जो हमारा चौथा पॉइंट है कि किसी परीक्षण में जो सफलता की प्रोबेबिलिटी है वो हर परीक्षण में वही होनी चाहिए। जैसे हम एक सिक्के को फेंक रहे हैं, फेंकने का ट्रायल कर रहे हैं, पहली बार फेंकेंगे तो या तो हेड आ सकता है या तो टेल आ सकता है। अगर सफलता को हम हेड का नाम दे रहे हैं, मतलब अगर हेड आता है तो हम सफल होते हैं, तो सफलता की प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2। दूसरी बार भी फेंकेंगे, सफलता की प्रायिकता 1/2। तीसरी बार भी फेंकेंगे, सफलता की प्रायिकता 1/2। तो ये कहने की मीनिंग है कि अगर हम ये जो नाम दिए हैं बर्नौली ट्रायल, तो उसमें से अगर 4 केसों को ये फॉलो कर रहा है, कोई ट्रायल 4 स्थितियों को अगर फॉलो कर ले रहा है, तो उसी ट्रायल को हम क्या नाम देने वाले हैं, बर्नौली ट्रायल का नाम देने वाले। क्या नाम दिए हैं कि जो परीक्षण हमारा होना चाहिए, जो मतलब कि परीक्षणों की जो संख्या होनी चाहिए वो फाइनाइट होनी चाहिए, निश्चित होनी चाहिए। और दूसरा है कि जो हमारा परीक्षण है वो क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। और जो तीसरा है कि प्रत्येक परीक्षण के 2 ही परिणाम होने चाहिए, या तो सफलता या तो असफलता। और तीसरा है कि प्रत्येक परीक्षण में जो सफलता की प्रायिकता होती है वो हमेशा समान रहनी चाहिए, बदलनी नहीं चाहिए। नहीं कि इस बार जो है कि हम पासा कोई और उछाल रहे हैं, कई बार करना ही है ना, तो दूसरी बार में दूसरा पासा बनावटी पासा ले लिए, तो उस कंडीशन में सफलता की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। ऐसा नहीं होना चाहिए। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो मैं बताऊं बर्नौली ट्रायल, इस बर्नौली ट्रायल का यूज ही क्या है, तो इसी पर हम डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि इसी प्रकार के कुछ ट्रायल हम लोगों को मिलने वाले जिसकी प्रायिकता हम लोग ज्ञात करने वाले हैं। और मैं बता दूं कि जो अभी मैं बताने वाला हूं, जिस भी परिणाम की प्रायिकता निकालने के लिए वो कुछ इसी प्रकार के होंगे कि कई बार परीक्षण को हमको अगर किया गया है तो किसी अगर परिणाम की प्रायिकता पूछी जा रही है तो कैसे निकालेंगे, देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट हम लोगों का पॉइंट है, यन बर्नौली परीक्षणों वाले प्रयोगों में
आर सफलताओं की प्रायिकता। इसकी मीनिंग को पहले हम समझा ले रहे हैं, फिर इसका डेरिवेशन मतलब कि जो किसी भी कोई भी बर्नौली ट्रायल किया गया है 2 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार, n बार, कितना भी बार किया गया है, तो और उसमें हमसे पूछा जा रहा है कि अगर कोई ट्रायल हम 10 बार किए हैं तो उसमें से 7 बार हमको सफलता मिले, इस बात की प्रायिकता क्या होगी, ऐसे हमसे इसमें प्रश्न बन सकते हैं। और मैं ये भी बता दूं कि इस प्रकार के प्रश्न बहुत मतलब कि नए नहीं मिलेंगे, कुछ प्रश्न हम लोगों को पीछे भी मिल चुके होंगे, बस इसे मैं कनेक्ट करने वाला हूं। तो अगर कोई n बार कोई बर्नौली ट्रायल किया जा रहा है और उसमें हम ये कह रहे हैं कि हमसे ये पूछा जा रहा है कि r बार हमको सफलता मिल रही है n बार, जैसे मान लीजिए कि हम एक सिक्के को 10 बार फेंकें और हम ये कहें कि हमको 7 बार सफलता, मतलब कि हेड आना एक सफलता माना गया और 7 बार हमको हेड चाहिए तो हम सफल हो जाएंगे। तो 7 बार अगर हेड आ जाएगा तो हम सफल हो जाएंगे और 7 बार अगर हेड नहीं आएगा तो हम क्या हो जाएंगे, असफल हो जाएंगे। तो वही 7 बार सफलता की अगर हमको प्रायिकता निकालनी होगी तो फार्मूला भी बताने वाले हैं, डेरिवेशन उसका करने वाले हैं कि n बार ट्रायल किया गया है और उसमें से अगर हमको r बार सफलता चाहिए तो लिखेंगे क्या, NCR। और मैं भी बताऊं बर्नौली ट्रायल में कि हर परीक्षण में जो सफलता की प्रायिकता होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो एक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता क्या होगी और उसी परीक्षण में असफलता की प्रायिकता क्या होगी, उसी को हम सफलता की प्रायिकता को क्या नाम देते हैं, P का, और असफलता की प्रायिकता को क्या नाम देते हैं, Q का नाम देते हैं। तो यहाँ पर लिखते हैं P पर पावर R, जितना बार हमको सफलता मिले, प्रायिकता सफलता की चाहिए तो जितना बार सफलता चाहिए तो P पर पावर R लगा देते हैं, और Q पर पावर अगर n बार ट्रायल किए हैं, मतलब एक सिक्के को अगर 10 बार फेंके हैं और 7 बार हमको सफलता मिले तो 3 बार असफलता हमको मिलेगी, तो वो असफलता इस पर पावर लग जाता है तो n-r हो जाएगा, ये n-r। यही अगर हमको n बर्नौली परीक्षणों वाले r सफलता की अगर प्रायिकता हमको ज्ञात करनी हो तो इसी फार्मूले से हम लोग निकाल लेंगे। लेकिन हम बात करने वाले हैं कि ये कैसे आता है। तो इस डेरिवेशन को समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को एक एग्जाम्पल उठाना होगा, और एग्जाम्पल से अगर क्लियर हो जा रहा है, एग्जाम्पल अगर क्लियर हो जा रहा है तो मैं इस डेरिवेशन को, मतलब ये जो r सफलताओं की प्रायिकता निकालने के लिए फार्मूला है, इसका डेरिवेशन भी हम आराम से और उसको मैं आसानी से समझा लूँगा। देखते हैं इसको। जैसे मान लीजिए कि मैं ये कहूँ कि एक सिक्के को 5 बार फेंका जा रहा है, एक सिक्के को कितना बार फेंका जा रहा है, 5 बार, तो ये 5 ट्रायल हो जाएगा। अभी हम डिस्कस किए हैं, ये 5 ट्रायल हो जाएगा। और हम ये कह रहे हैं कि हमको 3 बार हेड आता है तो हम सफल होते हैं, 3 बार हेड आएगा तो हम क्या होंगे, सफल होंगे। तो फिर 3 बार हेड आने की प्रोबेबिलिटी अगर हम निकाल दे रहे हैं तो इस सफलता की क्या मानी जाएगी, प्रायिकता मानी जाएगी, प्रोबेबिलिटी मानी जाएगी। अगर इसको थोड़ा सा छोटा मैं कर लूँ तो और बेटर तरीके से समझा लूँगा। तब 3 मतलब एक सिक्के को 3 बार फेंक करके और उसके बाद 5 पर मैं समझा रहा हूँ। तो अगर मान लीजिए कि एक सिक्के को 3 बार फेंकेंगे और हमको चाहिए कि 2 हेड अगर आ जाएगा, 3 बार फेंकेंगे या 2 बार हेड आ जाएगा तो हम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। तो फिर 2 बार हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है उसी को बता दीजिए, उसी को कहते हैं सफलता की प्रायिकता। तो देखिए, अगर ध्यान दें तो इसको अगर सिंपली हम समझें तो एक सिक्के को अगर 3 बार फेंका जाता है सिंपल स्पेस में 8 एलिमेंट हमारे होते हैं। इसलिए मैं इस एग्जाम्पल को उठाया हूँ कि पीछे से जो सैंपल स्पेस हम बनाते आए हैं उसको बना करके भी समझा लें, क्योंकि अगर उसी सिक्के को 10 बार फेंकेंगे तो सैंपल स्पेस हम नहीं बना पाएंगे। 5 बार फेंकेंगे तो भी जो है कि सैंपल स्पेस बनाने में हमको क्या लगेगा, टाइम लगेगा। तो इसलिए मैं छोटा सा एग्जाम्पल लिया हूँ कि सैंपल स्पेस भी बना करके हम समझा सकते हैं इसको। तो यहाँ पर सैंपल स्पेस समझाने के लिए मैं बना लूँ, क्या होता है, ट्रिपल एच, फिर क्या हो जाएगा 2H एक T, फिर ये हो जाएगा ये HT हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा TH हो जाएगा, और फिर उसके बाद एक हेड 2 टेल, फिर उसके बाद टेल लिख देंगे, और फिर क्या हो जाएगा टेल हेड लिख देंगे, और फिर तीनों क्या हो जाएगा टेल। मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि जरूरत पड़ेगी तो उसको भी समझा लेंगे। तो हमको क्या चाहिए, 2 हेड की 2 सफलता की प्रायिकता हमको चाहिए। तो ये बताइए, अगर हम यहाँ पर 3 बना ले रहे हैं, ये फर्स्ट ट्रायल है और ये सेकंड ट्रायल है और ये थर्ड ट्रायल है, मतलब कि 3 बार ट्रायल किया गया है। तो फिर हमको 2 हेड की, तो क्या करते हैं कि एक ट्रायल में
एक ट्रायल में सफलता की प्रायिकता निकाल लेते हैं कि एक ट्रायल में तो एक हेड को अगर हम एक बार फेंकेंगे तो जो H आता है उसकी प्रायिकता कितनी होती है 1/2। अगर 1/2 तो फिर दूसरी बार टेल आएगा, अगर हम असफल होंगे तो क्या आएगा टेल, और टेल की भी प्रोबेबिलिटी कितनी होती है एक उछाल में। हमेशा ध्यान देंगे कि जितना बार ट्रायल किया जाएगा उसमें से एक ट्रायल का हम एक ही ट्रायल का निकालते हैं क्या सफलता की और असफलता की प्रायिकता, और एंड ट्रायल के लिए हम उसको यूज करते हैं। तो यहाँ पर ये हेड की भी प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी 1/2, और मतलब हेड आए तो ही प्रोबेबिलिटी यानी कि सफल होंगे तो ही प्रायिकता 1/2 और असफल होंगे तो ही प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। तो यहाँ पर मैं कह रहा हूँ कि चलिए 2 बार हेड आया और एक बार क्या आया टेल आया, तो ये तीनों एक साथ हैं, तीनों एक साथ हैं, तो फिर इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी प्रायिकता 1/2, इसकी प्रायिकता 1/2, और तीनों अगर एक साथ होते हैं तो गुणन सिद्धांत यहाँ पर लागू हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी तो हो जाएगी 1/8, इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी 1/8। क्यों, इसकी प्रायिकता गुणा इसकी प्रायिकता गुणा इसकी प्रायिकता हम कर देंगे तो ये 1/8 तो हो जाएगा। वैसे भी हम लोग अगर इसकी बात करें तो ये तो एक बस इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 है, तो इसका कोई भी देखिए ना सब में 3 टर्म दिखाई दे रहा है, हेड 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 टेल हेड टेल हेड, तो किसी की भी प्रोबेबिलिटी की अगर बात करेंगे तो 1/8 ही तो होगा, तो इस तरह से भी 1/8 ही तो आ रहा है। अगली बात, ये जो 2 हेड है, 2 हेड कोई ज़रूरी तो है नहीं कि यहीं पर दोनों हेड आ जाएं, हो सकता है कि दोनों हेड यहाँ पर भी तो आ सकते थे, हो सकता है दोनों हेड तो यहाँ पर भी आ सकते थे। तो हमको ये देखना पड़ेगा कि ये कितने जगह पर ऐसे टर्म बने। मतलब मैं इसमें से अगर प्रायिकता की बात करूँ कि 2 बार हमको सफलता मिलती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। 2 बार सफलता कहाँ कहाँ है 1 2 3 4, तो प्रायिकता हो जाएगा 4/8 यानी कि 1/2। तो सैंपल स्पेस से तो बहुत जल्दी हम निकाल दिए, लेकिन जो ये यहाँ पर ट्रायल करने वाले हैं सबका सैंपल स्पेस तो बन नहीं पाएगा, तो इसलिए हम लोगों को इस पर विचार करना पड़ रहा है। तो देखें यहाँ पर सिंपल सी बात है कि ये सारी प्रोबेबिलिटियों को जोड़ा ही तो गया है, 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 प्लस 1/8 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 4/8 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि क्लास 11th के प्रोबेबिलिटी जब मैं स्टार्ट किया था तो यही बताया था कि अगर इसमें से 3-4 परिणामों की प्रायिकता अगर हमको निकालनी हो, किसी घटना में 3-4 परिणाम हैं तो फिर सभी परिणामों की अलग अलग प्रायिकताओं को क्या कर दिया जाता है जोड़ दिया जाता है, तो भी घटना की प्रायिकता निकल जाती है। इसी को मैंने कहा था प्रायिकता का अभिगृहीतीय दृष्टिकोण, और इससे किसी भी घटना की प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। तो बस ये पता कर लेते हैं कि 2 हेड और 1 टेल कितने प्रकार से लिखा जा सकता है। जितने प्रकार से लिखा जा सकता है या तो उतना बार इस प्रोबेबिलिटी को जोड़ दें। अगर 4 प्रकार से लिखा जा सकता है तो 1/8 1/8 1/8 1/8 को 4 बार लिख करके जोड़ दें, और नहीं तो एक ही बार 4 से 1/8 में गुणा कर दें तो भी हम लोगों का काम हो जाएगा। देख लेते हैं कि इसको कितना प्रकार से लिखा जा सकता है। तो सिंपल ज्ञात करने का सिंपल तरीका होता है परमुटेशन कॉम्बिनेशन का रूल। ये बताइए कितने एक बार में टर्म ले गए हैं 3 गो, तो लिख देंगे फैक्टोरियल 3 अपान 2 एक जैसे हैं तो 2 से इसमें क्या कर देंगे भाग कर, 2 के फैक्टोरियल से क्या कर देता है, क्योंकि अगर 3 वस्तुओं को लिखने का अगर हमको तरीका खोजना है, ये 3 एक साथ लिए गए हैं और इसको लिखने का तरीका खोजना है कितने प्रकार से इसको लिखा जा सकता है, तो 3 का फैक्टोरियल तो लिखेंगे, लेकिन जो समान वस्तुएं होती हैं उसके फैक्टोरियल से इसमें क्या कर लेते हैं भाग कर लेते हैं, तो ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। या इसी को लिखने का दूसरा तरीका 3 को है, 3 को में से 2 को सफलता को बस ले लीजिए, 3C2 लिख दीजिए। तो 3C2 निकालें चाहे फैक्टोरियल 3 अपान फैक्टोरियल 2 निकालें, दोनों का रिजल्ट क्या आता है सेम। तो इतना प्रकार से इसको लिखा जा सकता है। देख लें ये क्या है हमारा 3, ये भी क्या है 3। तो यहाँ पर देखे होंगे कि 2H वाला टर्म जो है कि 1 2 3 जगह पड़ा है, तो 3 यहाँ पर मैं गलती लिख दिया हूँ, 1 2 3 जगह पड़ा है, 3/8 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा 3/8। तो ये भी देख पा रहे हैं इस तरह से भी 3 ही आ रहा है, इस तरह से भी 3 ही आ रहा है। तो बस ये जो प्रोबेबिलिटी आई है 1/8 उसी में 3C2 का क्या कर देंगे गुणा कर देंगे। यहाँ पर लिख रहे हैं 1/2 इंटू 1/2 और यहाँ पर क्या लिख देंगे 3C2। ये 1/2 इंटू 1/2 2 बार लिखा गया है, वो किसकी प्रायिकता है, वो सफलता की प्रायिकता है। तो इसको 3C2 और ये 1/2 पर और कितना लिख दे रहे हैं 2, और जो असफलता की प्रायिकता है 1/2 इसको क्या कर दे रहे हैं हम 1 कर दे रहे हैं। तो देखिए अगर इस फार्मूले से इसको रिलेट करना चाहें तो जो ट्रायल हमारा किया गया कितना बार किया गया है 3 बार, लेकिन अगर हमको n बार करना होगा तो लिख देंगे n। और कितना बार सफलता चाहिए 2 बार चाहिए,
इसमें, और हमको n बार में से कितनी बार सफलता चाहिए, r बार चाहिए, तो यहाँ पर लिख देंगे NCR। और ये जो 1/2 है सफलता की प्रायिकता है, और सफलता की प्रायिकता को अगर p से डिनोट कर लेंगे तो p पर पावर कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2, यही वाला जो है 2 लगा हुआ है, तो ये जो r है वो यहाँ पर लग जाएगा। और असफलता की प्रायिकता को हम क्या माने हैं, q माना है, और यहाँ पर q पर पावर कितना हो जाएगा, ये देख पा रहे हैं, ये 2 है, तो 2 में से अगर हम ये 3 है, 3 में से 2 घटा लेंगे तो टोटल ट्रायल 3 बार, सफलता 2 बार मिली, तो यहाँ पर 3 - 2 कर देंगे तो आ जाएगा 1। तो उसी प्रकार से यहाँ पर कितना कर देंगे, n - r कर देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा ये NCR p⁻r। सीधा सर याद रखने का तरीका है, NCR लिख लें और जो सफलता की प्रायिकता उस पर ये पावर लगा दें, और जो असफलता की प्रायिकता है n में से r को घटा करके लगा दें, तो ये हमारा फार्मूला बन जाता है। लेकिन ये डेरिवेशन अभी नहीं बता रहे हैं, अभी डेरिवेशन बताने के लिए एग्जाम्पल्स को समझ रहे, एक बार और ले लेते हैं। अगर मान लीजिए अब सिक्के को हम कितना बार उछालते हैं, 5 बार उछालते हैं, सिक्के को हम 5 बार उछालते हैं। ये एक सिक्का हम ले रहे हैं और इसको कितना बार उछाल दें, 5 टाइम्स, चाहे चलिए 10 टाइम्स कर दे रहे हैं। कितना टाइम्स कर दे रहे हैं, 10 टाइम्स कर दे रहे हैं। और नहीं तो एक पासा ले रहे हैं, क्या ले लें, सिक्का ही ले लें, चलिए सिक्का ले रहे हैं, सिक्का, और इसको हम 10 टाइम्स उछाल रहे हैं, और हमको हेड अगर 7 बार मिलता है तो हम क्या मानते हैं, सफलता मानते हैं। एक सिक्के को 10 बार उछालें, हेड अगर 7 आएगा तो उसको हम क्या मानेंगे, 7 बार आएगा तो उसको क्या मानेंगे, सफलता मानेंगे। तो पहले तो 10 ट्रायल किए हैं ना, 10 बार किए हैं ना, तो एक बार में एक सिक्के को एक बार उछालेंगे तो हेड आने की प्रायिकता 1/2 और टेल आने की प्रायिकता भी 1/2 ही होती है। तो इसलिए ये यहाँ पर पहले बना लें 7, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 बना लें, क्यों 10 ट्रायल के लिए मैं बना लिया हूँ। और हमको 7 जगह पर क्या चाहिए, हेड चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 7 और 3 वो मिलेगा तो हमको क्या मिलेगी, असफलता। यहाँ पर अगर हमको मिलता है क्या, टेल तो क्या मिलेगा, असफलता मिलेगी। इस बात की हमको प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो लिखने का तरीका बस यही नहीं है, एक जो है कि सिक्के को 10 बार उछालेंगे तो 2 पर पावर 10 यानी कि 1024 सैंपल स्पेस में ऐसे ऐसे एलिमेंट मिलेंगे। तो उस 1024 में से कितने एलिमेंट ऐसे हैं जिसमें 7 गो हेड और 3 गो टेल आता है, तो वो हमको निकालने की जरूरत है। तो वो निकालने का तरीका सिंपल है, वो क्या बताए हैं कि ये देख लेंगे क्या लिखा हुआ है, 10, तो लिख देंगे 10 80। कब को हमको चाहिए, सफलता 1 2 3 4 5 6 7, तो यहाँ पर 10 सी 7 लिख लेंगे। और इसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 1/2 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2। सफलता की प्रोबेबिलिटी 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा, 7, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/2 पर पावर कितनी, 3। तो ये हम निकाल देंगे, इतनी जल्दी हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। अच्छा, ये अगर जो है कि हम कहते कि एक पासे को फेंका गया है, एक पासे को फेंका गया है, चाहे 2 पासों को एक साथ फेंका गया है, तो सबके लिए रूल्स यही चलेगा। तो एक बार क्या करते हैं कि हम इस डेरिवेशन को समझ लेते हैं। जब डेरिवेशन को समझ लेंगे तो ऐसे हम लोग बहुत प्रश्न देख लें, इससे भी बना सकते हैं हम। यहाँ पर n लिख देंगे, यहाँ से CR लिख देंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी पर पावर R हो जाएगा, और जिसकी प्रायिकता नहीं की बात करेंगे उस पर हो जाएगा 10 - 7 यानी कि 3। इस तरह से भी ये आ जा रहा है, लेकिन ये प्रूफ का तरीका नहीं है, प्रूफ अब कराएंगे। तो देखें, हम यहाँ पर कुछ थोड़ा सा 2 लाइन में लिख दिया हूँ, ताकि इसके बाद हम जो है कि आगे इसको लगाते जाएंगे। लिखे हैं n बर्नौली परीक्षणों वाले प्रयोगों में R सफलता को इंग्लिश में सक्सेस कहते हैं, इसलिए सफलता को हम कैपिटल S से डिनोट किए हैं, सक्सेस। तो R सफलताओं, S की दशा में n - R असफलताएं, असफलता को हम क्या कहते हैं, फेलर कह सकते हैं। तो फेलर की पहली स्पेलिंग F ले लिए हैं, F होगी। क्योंकि अगर कोई परीक्षण को हम 5 बार किए हैं और उसमें से हमको 3 बार सफलता मिलती है, तो 2 बार असफलता मिलेगी ना, तो क्या किए, 5 में से 3 घटाए लिए तभी ना 2 मिला है। तो उसी चीज़ को मैं लिखा हूँ कि n बर्नौली परीक्षणों वाले, मतलब कि कोई बर्नौली ट्रायल किया गया है n बार, उसमें से अगर हमको R सफलता मिलती है तो उसके करेस्पॉन्डिंग n - R क्या मिलेगी, असफलता। और सफलता को हम S से डिनोट करेंगे और असफलता को कैपिटल F से डिनोट करेंगे। उसके बाद क्या लिखे होंगे, R सफलताएं S, मतलब कि R को जो सफलता हमको मिल रही हैं वो, उसको हम किससे डिनोट करेंगे, S से। जैसे कहे थे ना यहाँ पर कि अगर 5 बार हेड
5 बार ट्रायल कर रहे हैं तो 5 में से अगर 3 बार हेड आता है तो 2 बार टेल। तो वही कह रहा है कि अगर R सफलताएं S मिलती हैं तो ये हम लिख देंगे S को कितना बार, R बार, और जो फेल्योर मिल रहा है n-r बार तो F को कितना बार लिख देंगे, n-r बार लिख देंगे। ये कहने की उसकी क्या है मीनिंग है। लिखे हैं R सफलताएं S और n-r असफलताएं F NCR तरीकों से विन्यासित होती हैं, अभी बताए हैं। आखिर ऐसा मैं क्यों लिखा हूं, तो इसीलिए 2 एग्जाम्पल में बताया हूं कि जो ये लिखने का तरीका होता है हमारा, जैसे मैं कह रहा हूं कि S S S S ऐसे करके कितना बार लिखा गया है, R बार लिखा गया है, क्योंकि जितना बार ट्रायल किया गया होगा उसमें से हमको R बार अगर सफलता मिलती है तो S S S कितना बार रहेगा, R बार रहेगा, और उसके बाद क्या रहेगा, F F F ये कितना बार रहेगा, n-r बार, ये n-r बार रहेगा। यही कहने की मीनिंग है। और इसको लिखने का जो तरीका होता है, मतलब कि ये कितना प्रकार से इसको लिखा जा सकता है कि ये R बार S और n-r बार F, ये जो लिखने का तरीका कितना बार, अभी हम लोग जो पढ़े थे पीछे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ अगर हमको क्या निकालना होगा, A इंटरसेक्शन B निकालना होगा, तो यहाँ पर क्या था, एक स्वतंत्र था और एक परतंत्र था। तो स्वतंत्र के केस में हम क्या करते थे, अगर A पहले हो गया है और हमको A और B के साथ होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, जबकि दोनों क्या हैं, परतंत्र हैं, तो पहले यहाँ पर क्या लिखते थे कि ये पहले हुआ है तब ये हुआ है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A और इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B अपॉन A लिख दिया। यहाँ पर क्रम फिक्स था, इसलिए दोनों की प्रायिकताओं को क्या कर देते थे, बस गुणा कर देते थे। लेकिन यहाँ पर क्रम फिक्स इसका नहीं है कि बस S शुरू में ही जो है कि R बार है, उसके बाद F क्या है, n-r, ऐसा नहीं है कि कहीं भी S इसमें लिखे जा सकते हैं। उसी प्रकार से अगर ये दोनों स्वतंत्र होते हैं तो A इंटरसेक्शन B की प्रोबेबिलिटी हम A हो चुका है और उसके बाद B की प्रायिकता निकालनी है, जबकि दोनों घटनाएं स्वतंत्र हैं, तो फिर इसकी प्रोबेबिलिटी को क्या करते हैं, बस इतना की प्रोबेबिलिटी गुणे इतना की प्रोबेबिलिटी। यहाँ पर भी ऐसे कर देते थे, लेकिन क्या था, A और B का क्रम था जो वो फिक्स था। अगर क्रम फिक्स नहीं रहा होता तो हम एक बार ऐसे करते और प्लस करते प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहाँ पर क्या लिखते, B और इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, ये भी लिखना पड़ता हम लोगों को। लेकिन यहाँ पर क्रम फिक्स था इसलिए हम ऐसा नहीं लिखे थे, बस इतना ही लिखे थे। लेकिन यहाँ पर क्रम फिक्स नहीं है, तो अगर क्रम फिक्स नहीं है तो फिर कितना प्रकार से इसको लिखा जा सकता है वो हम देख लें। तो मैं यही बताया हूँ लिखने का तरीका कि टोटल n बार ट्रायल किया गया है, n में से सफलता कितनी बार मिली है, R बार, तो NCR लिख देंगे, ये हो जाएगा हम लोगों का काम। और नहीं, दूसरा तरीका बताया है कि n का फैक्टोरियल लिख दीजिए और कितना बार S है उसके फैक्टोरियल से और कितना बार F है उसके फैक्टोरियल से क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा, n का फैक्टोरियल अपन R का फैक्टोरियल। ये परमुटेशन में इस चीज़ को हम लोग पढ़ चुके हैं। जैसे मैं लिखा था यहाँ पर, सपोज कर लो कि मैं लिखा था फेलर FA और चलिए मैं LAUR लिख रहे हैं, ऐसे मैं लिख रहा हूँ, और कहूँ चलिए मैं ऐसे ही लिख रहे हैं। ये मैं कहूँ कि इसे कितने शब्द बनाए जा सकते हैं, तो क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 का फैक्टोरियल यहाँ पर लिखते हैं और बटे में जो जितना बार रिपीट करता है उतना का फैक्टोरियल से इसमें क्या कर लेते हैं, भाग कर लेते हैं। तो F अगर देखें तो एक ही बार है, E कितना बार है, 2 बार, तो 2 का फैक्टोरियल। फिर उसके बाद L तो एक ही बार है, A भी एक ही बार है, U, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से S कितना बार रिपीट कर रहा है, R बार, तो R का फैक्टोरियल। F कितना बार रिपीट कर रहा है तो n-r बढ़ता है, n-r का फैक्टर। और ये क्या है, ये तो NCR ही है ना, ये तो NCR का फार्मूला है, NCR बराबर n का फैक्टोरियल अपन r का फैक्टोरियल इंटू n-r का फैक्टोरियल। तो इसलिए ये जो लिखने का तरीका है इसको इतना बार लिखा जा सकता है। तो इसकी बस प्रोबेबिलिटी एक बार निकाल करके, इसकी एक बार की प्रोबेबिलिटी निकाल करके और उसमें इससे गुणा कर लें, और चाहे ये जो प्रोबेबिलिटी है उसको NCR बार जोड़ें, बात दोनों एक ही है। तो एक प्रोबेबिलिटी निकाल करके और NCR का क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो सफलता की प्रायिकता आ जाती है। तो यहाँ पर हम लिखे हैं जो हम यहाँ पर लिखे हैं कि R सफलताओं और n-r असफलताओं की प्रायिकता अगर निकालनी है हमको, तो यहाँ पर लिख देंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ किसका, R जो सफलता है, तो यहाँ पर लिख देंगे R सफलता और इनटू मल्टीप्लाई करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ, चल लिख दे रहे हैं यहाँ पर प्रोबेबिलिटी ऑफ n-r असफलता और n-r असफलता, ये लिख देंगे। और इसके बाद
आर सफलता का मतलब क्या, आर बार एस, तो यहाँ पर लिख रहे हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ क्या, एस 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 कितना बार, आर बार इंटू क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सब एक साथ हैं इसलिए प्रोबेबिलिटी का मल्टीप्लाई किया जाएगा। ये एक बार में निकाल रहे हैं, यहाँ पर लिखे हुए प्रत्येक तरीके में, एक तरीका में, ऐसे कितने तरीके से लिखा जा सकता है उस तरीके का तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, लेकिन पहले एक तरीके की प्रोबेबिलिटी निकाल दें। तो ये कितना हो जाएगा, ये असफलता को किससे डिनोट किए हैं, एफ से डिनोट किए हैं, तो एफ कितना बार लिख देंगे, एन माइनस आर बार। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ 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 कितना बार, एन माइनस आर बार, ये लिख दें ऐसे। ये जो है ये n माइनस आर बार लिखे हैं, ये समझ जाएंगे बस, ये n माइनस आर बार लिखा गया है। अब अगर s कितना बार लिखा है, r बार लिखा गया है, और चूंकि सब एक साथ है इसलिए प्रोबेबिलिटी को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर s की प्रायिकता, इस s की प्रायिकता, इस सब s की प्रायिकताओं का गुणा करना पड़ेगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ s इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कितना बार, r बार, और इसको क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ f इंटू करके डॉट डॉट, ये कितना है, n माइनस आर बार, ऐसे। अब ये PS आर बार, वो तो एक ही चीज़ है ना, PS को आर बार अगर लिखना हो, और ये पारी कर दे रहे हैं कि ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ s का मतलब सफलता की प्रायिकता, और सफलता की प्रायिकता को हम किससे डिनोट करने वाले हैं, P से, और प्रोबेबिलिटी ऑफ f का मतलब फेलर की प्रायिकता, और फेलर की प्रायिकता को हम Q से डिनोट करने वाले हैं। इसलिए अगली लाइन में लिख रहे हैं P इंटू डॉट डॉट डॉट, ये कितना बार, R बार, और ये हो जाएगा Q इंटू डॉट डॉट डॉट, कितना बार, n माइनस आर बार। और हम जानते हैं कि अगर P का गुणा R बार है तो P पर पावर कितना हो जाएगा, R, और Q का गुणा n माइनस आर बार है तो ये हो जाएगा Q पर पावर n माइनस आर। ये तो क्या है, ये तो एक तरीके में एक तरीके की प्रोबेबिलिटी है, लेकिन वो कितना तरीका से लिखा जा सकता है, NCR तरीके से, तो NCR का इसमें गुणा कर देंगे। जहाँ लिख देंगे इसमें, जहाँ जो P है वो सफलता की प्रायिकता है, सफलता की प्रायिकता है, और जो Q है वो असफलता की प्रायिकता है, असफलता की प्रायिकता है, लिख देंगे इसलिए लास्ट में। इसलिए n बर्नौली परीक्षणों में R सफलताओं की प्रायिकता, लास्ट में लिख देंगे। इसलिए n बर्नौली परीक्षणों में R सफलताओं की प्रायिकता इक्वल टू क्या लिख देंगे, बस इसी में NCR का गुणा कर देंगे, या तो इसको NCR बार जोड़ें तो क्या हो जाएगा, NCR P पर पावर R Q पर पावर n माइनस आर। ये हमारा फार्मूला निकल करके आ जाता है। कल मतलब पिछले लेक्चर में एक सवाल था जिसको मैंने कहा था कि इस तरीके से जब हम पढ़ लेंगे ये बर्नौली ट्रायल तो फिर बताएंगे, उस सवाल को भी उठाने वाले हैं हम। तो पहले ये हम लोग ये देख लें, ये फार्मूला याद हम लोगों को रहना चाहिए कि अगर n बार कोई भी ट्रायल किया गया है और उसमें से हमें R बार सफलता की प्रायिकता चाहिए, तो सीधा से याद रखने का तरीका है NCR, और जो R है वही सफलता की प्रायिकता पर पावर लगता है, और जो n माइनस आर होता है वो असफलता की प्रायिकता पर पावर लगता है, घात लगता है। तो इसको अगर याद कर ले रहे हैं तो हम लोग आसानी से समझेंगे, जो सवाल आएंगे उसको लगा करके देखेंगे बहुत ही आसानी से हम लोग, क्योंकि इस फार्मूले का यूज तभी हमको करना है जब क्या किया जाएगा, ट्रायल को बहुत ज़्यादा बार किया जाएगा और बर्नौली ट्रायल के जो रूल्स होते हैं उसको फॉलो कर ले। 4 रूल्स उसके होते हैं, चारों को फॉलो कर ले तो फिर इस प्रकार से प्रोबेबिलिटी निकाली जा सकती है। देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट लिखे हैं द्विपद प्रायिकता बंटन। हमारी बुक में बस इसको द्विपद बंटन लिखा गया है, लेकिन हम पूरा नाम लिख दिए द्विपद प्रायिकता बंटन, मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो थोड़ा सा जो बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है उससे पहले अगर हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को समझ लेते हैं, जो प्रायिकता बंटन अगर उसको समझ लेते हैं तो उसी से हम कनेक्ट कर देंगे बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को। क्या होता है जरा समझते हैं। तो अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर कोई ट्रायल n बार किए हैं, कोई ट्रायल कितना बार किया गया है, n बार किया गया है, और उसमें से सफलताएं हमको कितनी मिली हैं,
आर मिले हैं। तो हम ये कह लें कि अगर आर सफलता की कंडीशन में हम अगर रैंडम वेरिएबल खोज ले रहे हैं, यादृच्छिक अगर चर खोज ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। यादृच्छिक अगर हम चर खींच ले रहे हैं, खोज ले रहे हैं, तो उसके करस्पॉन्डिंग क्या लिख देंगे, प्रोबेबिलिटी लिख देंगे। रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी, और एक टेबल में उसको फिट कर देंगे, और टेबल ही हमारा क्या कहलाएगा, प्रायिकता बंटन कहलाएगा। लेकिन उसी प्रायिकता बंटन को हम द्विपद बंटन कहने वाले हैं। क्यों, रीजन उसका हम बताएंगे। सबसे पहले हम ये कर लेते हैं कि अगर आर सफलताएं की हम बात करें, आर सफलता की बात करें, चाहे हम सफलता की बात कर ले रहे हैं, हम n ट्रायल कर रहे हैं और सफलता को हम क्या नाम दे रहे हैं, रैंडम वेरिएबल का नाम दे रहे हैं। तो सफलता टोटल कंडीशन कितनी बन सकती है, तो मैं यहाँ पर लिखने वाला हूँ x कितनी बन सकती है। हमको हो सकता है कि सफलता मिले ही ना, अब इससे ज़्यादा तो कुछ नहीं हो सकता है। अगर हमको मैं बात करूं कि हो सकता है सफलता हमको मिले ही ना, अब उससे कम की तो बात ही नहीं होगी, अब उससे अधिक की बात होगी। हो सकता है कि एक सफलता हमको मिल सकती है, हो सकता है कि हमको 2 सफलता मिल सकती है, हो सकता है कि हमको 3 सफलता मिल सकती है, चाहे हो सकता है कि डॉट 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 हमको 8 सफलता मिल सकती है, या हो सकता है कि हमको n में से n बार, क्यों हो सकता है कि हम 10 बार हम सिक्के फेंके और हमको सफलता मिलती है। अगर h आता है तो हो सकता है 200 बार h आ जाए, और सफलता अगर नहीं मिलेगी तो हो सकता है कि एक भी बार हेड न। अब इससे कम 0 से कम हो नहीं सकता और n से ज़्यादा नहीं हो सकता। अगर n बार ट्रायल किए हैं तो n+1 बार हेड नहीं मिलेगा, ठीक, और 0 से कम बार हेड मिलने की संभावना नहीं थी। इसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी लिख ले रहे हैं यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ x किस कंडीशन में है, ये है जो अभी हम द्विपद जो निकाले हैं कि अगर कोई बायनोमियल जो बताए हैं बर्नौली ट्रायल, उस बर्नौली ट्रायल के लिए प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है। तो हम सफलता क्या कर दिए हैं, सफलता को 0 बार ले लिए, 1 बार, 2 बार, 3 बार, डॉट 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 r बार, फिर डॉट 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 n बार। अगर इसके करस्पॉन्डिंग हम प्रोबेबिलिटी निकालें तो प्रायिकता के लिए फार्मूला क्या बताए हैं, NCR p⁻r q⁻n-r, याद हो जाना चाहिए एकदम से। तो n बार ट्रायल किया गया है, 0 बार सफलता मिली है, तो क्या हो जाएगा NC 0, और ये हो जाएगा p⁻0 और q⁻n-0। अगर हम बात करते हैं कि एक बार अगर सफलता हमको मिलती है तो क्या लिख देंगे, NC1 p⁻1 q⁻n-1। अगर हमको 2 बार सफलता मिलती है तो क्या हो जाएगा, NC2 p⁻2 और q⁻n-2, ऐसे करके डॉट डॉट डॉट। अगर हमको r बार सफलता मिलती है तो लिख देंगे NCR, और ये हो जाएगा p⁻r q⁻n-r, डॉट 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 डॉट। अगर हमको n का n बार सफलता मिलती है तो NCN p⁻n q⁻n-n। ये जो हम बनाए हैं ये क्या है, प्रायिकता बंटन। ये क्या है, प्रायिकता बंटन है। इसको हम क्या कहेंगे, प्रायिकता बंटन। ये है प्रायिकता बंटन। क्यों प्रायिकता बंटन किसे कहते हैं, जो रैंडम वेरिएबल मिलते हैं वो रैंडम वेरिएबल के करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी निकाल करके ऐसे टेबुलेट कर देते हैं, इसी टेबल को हम क्या कहते हैं, प्रायिकता बंटन कहते हैं। लेकिन इस प्रायिकता बंटन को हम द्विपद बंटन का नाम देने वाले हैं। वो क्यों, क्योंकि जो भी ये जो हमारे पास यादृच्छिक चर हैं, ये जो यादृच्छिक हमारे पास चर हैं, उसके करस्पॉन्डिंग जो प्रोबेबिलिटी लिखी गई है वो q प्लस पी के, q प्लस p⁻n के जो बायनोमियल इसका एक्सपेंशन होने वाला है उसी के प्रसार के पद हैं। ये सब देखते हैं कैसे। तो होता है q प्लस p⁻n का एक्सपेंशन की बात करेंगे तो कितना होता है, NC0 q⁻n-0 और p⁻ होता है n प्लस क्या लिख देंगे, NC1 q⁻n-1 और p⁻1 प्लस NC2 q⁻n-2, यहाँ पर जो पहले लिखा है उसको लिखते हैं पहले, और p⁻ कितना हो जाएगा 2 प्लस डॉट 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 प्लस NCR q⁻n-r और p⁻r और प्लस डॉट डॉट डॉट, लास्ट में कितना हो जाएगा NCN q⁻n-n p⁻n। देख पा रहे हैं, ये देखें NC0 p⁻n q⁻r यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा। एक मिनट, यहाँ पर क्या लिखे हैं, ये 0 रहेगा, सॉरी
ये 0 रहेगा। तो यहाँ पर देख पा रहे होंगे ये फर्स्ट वाला टर्म और ये दोनों सेम ही तो है, ये दोनों सेम ही तो है। अगर इसकी बात करें तो इसको देखें, इससे एकदम मिलता जुलता आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो देखें इससे मिलता जुलता आ रहा है। अगर इसकी बात करें तो देखा जाए इससे मिलता जुलता, और ये लास्ट की बात करें तो इससे मिलता जुला। तो ये जो आ रहा है, जो प्रायिकता बंटन की जो प्रोबेबिलिटी आ रही है यादृच्छिक चर के करेस्पॉन्डिंग, वो q + p⁴n का जो एक्सपेंशन होता है उसी एक्सपेंशन से ये प्रोबेबिलिटियां आ रही हैं। इसलिए इसी प्रायिकता बंटन को हम क्या कहते हैं, द्विपद बंटन कहते हैं, क्योंकि ये द्विपद प्रसार से q + p⁴n के द्विपद प्रसार से आ रहा है ये प्रोबेबिलिटी। इसलिए इस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन को हम क्या कहते हैं, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन कहते हैं। तो उसी चीज़ को मैं यहाँ पर लिख दिया हूँ कि n बर्नौली परीक्षणों वाले एक प्रयोग में सफलताओं की संख्या की प्रायिकता बंटन, ये जो प्रायिकता बंटन है, बंटन q + p⁴n के द्विपद प्रसार से प्राप्त की जाती है। इसलिए इस प्रायिकता बंटन को द्विपद प्रायिकता बंटन कहते हैं। ये जो प्रायिकता बंटन, इसे क्या मतलब कि ये जो भी चीज़ हमारे पास आई है इसको हम लिख दें। एक चीज़ यहाँ पर नोटिस करवाएंगे, अभी इसको हम मिटा करके कुछ बातें नोटिस करवा लेते हैं। एक मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बता दूं, उसको भी दिमाग पर नोट कर लेना है। तो अभी हम बताए हैं q + p⁴n, चूँकि q + p⁴n बराबर क्या बताए हैं, अभी हम यही सब लिख दे रहे हैं, nc0। चलिए nc0 जो बाइनोमियल हम लोग थ्योरम पढ़े हुए हैं x + a⁴n में क्या पढ़े हैं, क्या होता है nc0 x⁴n - 0 a⁴0 ऐसा होता है। लेकिन बस यहाँ पर प्रायिकता में बस थोड़ा सा ध्यान देने की बात होती है कि अगर nc_r लिखा गया होता है तो वो r हम किस पर लगाते हैं, सफलता की प्रायिकता पर, और q⁴n - r लिखते हैं। थोड़ा सा उल्टा है, लेकिन उसको एक बार दो बार उस पर एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे तो ये दिमाग से में बैठ जाएगी, तो फिर निकलेगी नहीं। तो यही होता है, प्लस ऐसे करके डाट डाट आगे लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, nc0 q⁴n - 0 और p⁴0 प्लस nc1 q⁴n - 1 और p⁴1 प्लस nc2 q⁴n - 2 और p⁴2 प्लस डाट 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 प्लस nc_r q⁴n - r और p⁴r प्लस डाट 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 ncn q⁴n - n और p⁴n। ये हमारा हो जाएगा। इसका जब एक्सपेंशन कर लेंगे तो, और ध्यान दें, अगर ध्यान दें तो हम p को क्या कहे हैं, p को कहे हैं कि वो सफलता की प्रायिकता है, और q को क्या कहें, असफलता की प्रायिकता। तो अगर हम इसको ध्यान से देखें, तो अगर सफलता और असफलता पूरा को मिला दिया जाए तो पूरा हमारा सैंपल स्पेस में जितने भी एलिमेंट ऐसे बनते हैं, ये जैसे मान लें कि हम ये S 4 और ये मैं कह रहा हूँ ये T, 4 को सफलता और 2 को असफलता। अगर हम ये कह लेते हैं कि हमको सफलता को रैंडम वेरिएबल अगर मान रहे हैं तो या तो एक सफलता मिल सकती है, मतलब अगर हम एक सिक्के को कितना बार फेंक रहे हैं, 6 बार फेंक रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 बार अगर फेंक रहे हैं, और हम सफलता को ये कह रहे हैं कि हेड आता है तो हम क्या कहते हैं, सफल कहते हैं। अच्छा है, ऐसे भी इसको समझा जा सकता है कि अगर हम रैंडम वेरिएबल खोजें सफलता की कंडीशन के लिए तो क्या हो सकती है कि सफलता या तो एक भी बार नहीं मिल सकती है, तो एक भी बार नहीं मिलेगी तो 6 बार क्या होगा, टेल होगा, तो 6 बार टेल ऐसे करके लिख लेंगे। अच्छा, अगर हो सकता है कि हमको एक बार सफलता मिलेगी, तो अगर एक बार सफलता मिलेगी तो एगो एच लिख देंगे, बाकी सब क्या लिख देंगे, टी लिख देंगे। तो अब इसको कितने प्रकार से लिखा जाएगा वो सब आ जाएगा इसी में। इसके अंतर्गत एक सफलता और 5 असफलता की केस में जितने भी टर्म आ जाएंगे सब लिख लेंगे। उसी प्रकार से अगर 2 सफलता मिलेगी तो हम 2 को एच लिख करके बाकी सब टी को एडजस्ट कर लेंगे। 3 सफलता मिलेगी तो 3 को एच को लिख करके बाकी सब टी को एडजस्ट कर लेंगे। तो ऐसे जो लिखते हैं हम लोग कि सफलता 9 मिले, 1 सफलता, 2 सफलता, 3 सफलता, डाट 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 n सफलता अगर मिलती है तो इस पर जितने भी प्रोबेबिलिटियां आती हैं वो सब सैंपल स्पेस में जितने पॉइंट होते हैं ये सब की प्रोबेबिलिटी को अलग अलग दिखाता है। तो इस कंडीशन में हम कहेंगे कि ये तो अब इसको जोड़ देंगे तो सैंपल स्पेस की प्रायिकता हो जाएगी, यानी कि एक भी सैंपल स्पेस में टर्म छूटता ही नहीं है। अगर ये लेकर के चले जाए, पीछे भी मैंने बताया था
प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में मैंने यही बताया था कि जितने भी प्रोबेबिलिटियाँ आती हैं सबका सम 1 के बराबर होता है। तो यहाँ पर भी वही है, क्योंकि P सफलता की प्रायिकता है और Q असफलता की प्रायिकता है, और सफलता और असफलता से ज़्यादा कुछ इसमें आ नहीं सकता है, उससे ज़्यादा कुछ आ नहीं सकता है, इसलिए सब प्रोबेबिलिटियों का सम कितना के बराबर होगा, 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर क्या पुट कर लेंगे, अगर हम 1 रख लेंगे, इसके जगह पर अगर 1 रख लेंगे तो 1 पर पावर n बराबर कितना आएगा, 1 ही आएगा। तो ये भी हम लोगों को याद रख लेना है इस कंडीशन में, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी की कंडीशन में, कि NC0 P पर पावर 0 Q पर पावर n प्लस NC1 P पर पावर 1 और Q पर पावर n-1 प्लस NC2 P पर पावर 2 और Q पर पावर n-2 प्लस डॉट 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 प्लस NCR P पर पावर r और Q पर पावर n-r और प्लस डॉट 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 NCN P पर पावर n और Q पर पावर n-n की जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है। बहुत इसका यूज किया जाएगा, ये याद होना चाहिए, रहना चाहिए, क्योंकि इसका यूज हम लोग करेंगे। देखते हैं आगे, अगर P प्लस Q का मान 1 कैसे हो रहा है उसको नहीं समझ पा रहे हैं तो एक सिक्के को हम 3 बार उछाल रहे हैं, और एक सिक्के को 3 बार उछाल रहे हैं तो हम लिख देंगे तीनों हेड, हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, फिर उसके बाद हेड टेल टेल, फिर टेल हेड टेल, फिर टेल टेल हेड और फिर टेल टेल टेल। ये हो जाएगा ये सैंपल एक्सप्रेशन एलिमेंट। अब अगर मैं सफलता कहता हूँ हेड आना को मैं अगर सफलता कहता हूँ तो फिर जो यादृच्छिक चर हो जाएगा, हो सकता है हेड ना आए तो हेड नहीं आएगा तो ये टर्म हो जाएगा, हो सकता है कि एक हेड आए तो एक हेड आने की कंडीशन ये तीनों है, ये तीनों एक हेड आने की कंडीशन है। तो यहाँ पर एक हेड हो सकता है कि 2 हेड, तो 2 हेड आने की कंडीशन ये है, और हो सकता है कि तीनों हेड आ जाएगा तो ये कंडीशन। तो फिर मैं अब यहाँ पर लिखूंगा अगर Px तो Px 0 मतलब कि ये, तो इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/8। अगर इसके करस्पॉन्डिंग निकालें प्रोबेबिलिटी इसके, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितनी, 1 2 3, तो 3/8। फिर मैं 2 के करस्पॉन्डिंग 1 2 3, तो 3/8। अगर 3 के करस्पॉन्डिंग तो 1/8। देखें अब इसको जोड़ें, अगर जोड़ा जाए, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं, बस समझाने के लिए मैं ले रहा हूँ। देखें अगर इस तरह से नहीं समझ पा रहे हैं तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, n का मतलब कितना बार उछाला गया है, 3 बार। इस पर निकालने जा रहे हैं 0 पर, 3 बार अगर उछाला गया है तो 3C सफलता कितनी बार, 0 बार, तो ये हो जाएगा 3C 0। और प्रोबेबिलिटी एक बार उछालने पर सिक्के को हेड की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है, 1/2। तो सफलता को अगर हेड माना गया है तो 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा, ये 0, और 1/2 पर पावर कितना हो जाएगा, 3 - 0 यानी कि 3। इसको सॉल्व करें, इसका मान 1, इसका मान 1, तो 1/8 ही तो आएगा, ये आ रहा है। फिर उसके बाद अगर हम ये 1 लेते हैं तो क्या लिख देंगे, 3C, 3 बार उछाला गया था 3C 1, और प्रोबेबिलिटी 1/2 पर पावर कितना 1, और जो असफलता मिले 1/2 उस पर हो जाएगा 3 - 1 यानी कि 2। इसको सॉल्व करें तो इसका मान 3, और ये 1/2 पर पावर 4 यानी कि ये 2 पर पावर 4। कुछ गड़बड़ हो गया क्या, देखते हैं, 3 सॉरी 2 पर पावर 3, तो हो जाएगा 3/8। देख पा रहे हैं यही तो आया है। फिर उसके बाद अगर इस पर निकालें प्रोबेबिलिटी तो क्या लिख देंगे, 3C 2 और 1/2 पर पावर 2 और 1/2 पर पावर 3 - 2 यानी कि 1। तो ये कितना हो जाएगा, 3C 2 यानी कि 3C 1, तो ये हो जाएगा 3C 1 का मान 3, और ये हो जाएगा 1/2, 2 पर पावर 3 यानी कि 3/8। देख पा रहे हैं यही तो आ रहा है। फिर उसके बाद क्या लिख देंगे, 3C 3 इसके लिए, और हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 1/2 पर पावर कितना 3, और 1/2 पर पावर कितना लिख देंगे, 3 - 3, 3 - 3, तो ये हो जाएगा कितना 1, और ये तो 1/8 हो जाएगा, ये 1/8, क्योंकि इसका मान भी क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा, तो ये आ रहा है। तो ये देख पा रहे हैं, इसको जोड़ें, 1 3 4 3 7 1 8, 8/8, क्योंकि सबका अर्थ सेम है, तो 8/8 कितना आ गया, 1। तो यही तो मैं बताया हूँ कि सफलता की प्रायिकता प्लस असफलता की जो प्रायिकता होती है वो 1, यानी कि P प्लस Q इक्वल टू, इसको याद रखना है कि P प्लस Q इक्वल टू 1 होता है। मैं इसे प्रूव भी करके दिखा दिया, आगे देखते हैं। तो हम कुछ नोट की बात कर ले रहे हैं, इंपॉर्टेंट नोट, क्वेश्चन में इसका यूज भी किया जाएगा। X सफलताओं की प्रायिकता
जैसे हम आर सफलताओं की प्रायिकता की बात किए हुए हैं, उसी आर के स्थान पर स्मॉल एक्स लिख दिए। क्यों लिखे हैं, पढ़ते हैं बताते हैं। एक्स सफलताओं की प्रायिकता पी एक्स बराबर एक्स। अगर हमको प्रोबेबिलिटी निकालना होगा x बराबर 3 पर, तो यहाँ पर लिखते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ x बराबर 3। लेकिन x बराबर कितना पर, कैपिटल X यहाँ पर रैंडम वेरिएबल है, और ये जो है कि रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है 3। तो यहाँ पर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू कितनी है, स्मॉल x को px से डिनोट करते हैं। मतलब हम इसको क्या कहते हैं, x पर प्रोबेबिलिटी किस पर निकालना है, x पर, तो ये निकालेंगे किस पर, स्मॉल x। ये तो इतना से भी व्यक्त करते हैं। और इसे p ऑफ x मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x इक्वल टू, अगर यहाँ पर x बराबर r रहा होता तो लिखते हैं NCR p पर पावर r q पर n माइनस r। ये तो x है तो r की जगह पर हर जगह क्या लिख देंगे, x लिख देंगे, से प्राप्त करते हैं। मतलब कि अगर हमको px निकालना होगा तो इतना से प्राप्त होगा। इस px को हम क्या कहते हैं, द्विपद बंटन का प्रायिकता फलन कहते हैं। जो भी हमारा यहाँ पर पूरा अगर नाम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं द्विपद प्रायिकता बंटन, अगर लिखना चाहेंगे तो लिख सकते हैं, नहीं तो कहीं भी अगर बंटन नाम आ जाएगा, द्विपद बंटन अगर नाम आ जाएगा तो बस जो हम लोग आज के लेक्चर में देखे हैं, जब भी द्विपद की बात आ जाएगी तो ये, और नहीं तो सिर्फ प्रायिकता बंटन रहेगा तो पीछे वाला लेक्चर हम लोगों का होगा जो लेक्चर नंबर 7 है। तो फिर ये px को द्विपद प्रायिकता बंटन का प्रायिकता फलन कहते हैं। अगर ये px निकाला गया है तो हम जानते हैं कि f ऑफ x को फंक्शन ऑफ x कहते हैं, तो p ऑफ x को क्या कहेंगे, प्रायिकता फंक्शन, मतलब कि प्रोबेबिलिटी ऑफ x कहेंगे, x का प्रायिकता फलन कहेंगे। यहाँ पर क्या है, f ऑफ x मतलब x का फंक्शन है, और ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसकी, x की। तो वही लिखे हैं कि इसको प्रायिकता फलन, और प्रायिकता फलन इसको क्यों कहते हैं, तो फलन के रूल को ये फॉलो कर रहा होगा तब इसको हम फलन कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि एक सिक्के को अगर हम उछालते हैं, सपोज कर लीजिए कि 3 बार, तो यही ना सैंपल स्पेस बनता हमारा है, ट्रिपल एच बन जाएगा। हो सकता है कि क्या बन जाएगा, एगो एच, 2 एच, एगो टी, और फिर एच टी एच टी एच एच, फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, टी टी एच, और फिर टी एच टी, और एच टी टी, और लास्ट में तीनों टी। 8 हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो फिर ये हो गया हमारा, क्या हो जाएगा, यादृच्छिक अगर चर की बात करेंगे तो यादृच्छिक चर क्या क्या हो सकता है, 0 1 2 3। तो अगर हम 0 के प्रोबेबिलिटी की बात करें, 0 का मतलब क्या, एक भी सफलता नहीं हमको मिलती है। मान लेते हैं कि हेड आना सफलता माना गया, तो क्या हो जाएगा, ये, और इसकी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, 1/8। यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/8, ये 1/8 हो गया। अगली बात, अगर हम कहते हैं क्यों कि हमको एक सफलता मिलती है, तो एक सफलता के केस में क्या, कहाँ एक सफलता है, 1 2 3, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी 3/8। तो 3/8 को अगर हम देखें तो ये हमारा हो जाएगा। चाहे एक बार इसकी बात करेंगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 1/8 लिख दे रहे हैं। अगर इसको जोड़ करके हम लिखें, यहाँ पर इसको तो जोड़ करके लिखा गया है, तो यहाँ पर अगर हम लिख लेते हैं 1, तो 1 के करस्पॉन्डिंग कितना हो जाएगा, 3/8। अगर 1 के करस्पॉन्डिंग की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3/8। और नहीं तो इस सब की प्रायिकता, इसकी प्रायिकता 1/8, सबकी प्रायिकता को हम 1/8 से कनेक्ट किया जा सकता है। नहीं तो अगर हम बात करते हैं 0, तो 0 की प्रोबेबिलिटी ये हो जाएगी। अगर 1 की प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे तो 1 पर प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 3/8 हो जाएगा। इसको तो हटा ले रहे हैं, इसको हटा लिया जाए। और 2 की अगर बात करेंगे तो 2 हेड कहाँ पर है, तो 1 और 1 2 हेड 3 जगह होना चाहिए, 1 2 3 4, एक यहाँ पर भी है ये, तो 2 हेड आने के लिए कितना हो जाएगा, 3/8, ये भी हो जाएगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, ये हो गई। और फिर क्या बचा यहाँ पर 3, तो 3 हेड के लिए कितना हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा, ये भी 1/8 यही हो जाएगा। तो देख पा रहे हैं कि जितने भी एलिमेंट है सबका इसमें इमेज बना हुआ है और यूनिक बना हुआ है। क्यों, क्योंकि 0 का 2 जगह नहीं बना है, 0 का सिर्फ कितना बना है, यही बना है। 1 का 2 जगह नहीं बना है, 1 का क्या बना है, यही बना है। 2 का भी 2 जगह नहीं बना है, सिर्फ यही बना है। 3 का भी सिर्फ यही बना है। तो ये फंक्शन के रूल को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं, इसलिए क्या कहते हैं, इसको प्रायिकता फलन कहते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट पढ़ा जाए, एक n बर्नौली परीक्षणों और प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता p वाले द्विपद प्रायिकता बंटन को BNP से व्यक्त करते हैं। मतलब अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया, बहुत इंपॉर्टेंट बात, यूज भी करेंगे इसका। अगर कहीं लिख दिया गया है BNP, मतलब कि
बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p। क्या पढ़ते हैं इसको? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसको क्या पढ़ते हैं? बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p। अगर कहीं ऐसा लिख दिया गया है तो हमसे इसके बारे में कुछ पूछा जा सकता है। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर लिख दिया b और यहाँ पर 10 लिख दिया, यहाँ पर 1/2 लिया, ऐसे, और कह देगा कि असफलता की प्रायिकता बता दे। मतलब कुछ भी ऐसे अगर दे दिया तो इसकी मीनिंग यही है कि 10 बार ट्रायल किया गया है और सफलता की प्रायिकता कितनी है? 1/2। तो बता दीजिए 5 ट्रायल में सफलता, मतलब कि अगर हम कह रहे हैं कि 5 सफलता की प्रायिकता निकालें, ये दिया हुआ है, ऐसे कह देगा कि 5 सफलता, अगर b 10 का मान 1/2 है तो पूछ देगा कि 5 बार सफलता मिलने की प्रायिकता ज्ञात। बस इतना ही लिखेगा, कहेगा कि 5 बार सफलता मिलती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो क्या यहाँ पर लिख देंगे? 5 बार सफलता अगर मिलती है 10 बार में से तो ये हो जाएगा 10, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रायल 10, प्रोबेबिलिटी सफलता की प्रायिकता 1/2। यहाँ पर सफलता की प्रायिकता होती है, ध्यान देना है, बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p में n नंबर ट्रायल होता है और ये जो p होता है वो सफलता की प्रायिकता होती है। तो हमसे पूछेगा अगर कि 5 बार सफलता मिलती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए, तो लिखेंगे 10c5 और p का मान 1/2। अगर मान लेते हैं कि ये कितना है? 1/6। एक बात 1/6, तो यहाँ पर p पर पावर, अरे 1/6 पर पावर कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। और q कैसे निकालेंगे? p + q = 1, तो q = हो जाएगा 1 - p, तो इसमें से घटा लेंगे 1 में से 1/6 को, तो 5 कितना जाएगा? 6, और पर पावर कितना लगा देंगे? 5, 10 में से 5 जाएगा 5। और नहीं तो पूछता हमसे कि 6 बार सफलता चाहिए, चाहे 7 बार चाहिए, तो यहाँ पर 7 लिख देंगे, यहाँ पर कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 3। तो ये हमसे पूछा जा सकता है, बस इतना सा रिजल्ट दे देगा और पूछेगा कि कितने सफलता की प्रायिकता वो उसको चाहिए, वो पूछेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमको याद रखना पड़ेगा। तो लिखें n बर्नौली परीक्षणों और प्रत्येक परीक्षण में सफलता की प्रायिकता p वाले द्विपद प्रायिकता बंटन को इतना से व्यक्त करते हैं। इसका क्या नाम है? द्विपद प्रायिकता बंटन, इसका नाम है। द्विपद प्रायिकता बंटन को इतना डिनोट करते हैं, इसका मतलब बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ n, p, जहाँ पर n नंबर ऑफ ट्रायल और p सक्सेस ऑफ प्रोबेबिलिटी, सफलता की प्रायिकता। तीसरा पॉइंट एक मैं लिखा हूँ यहाँ पर, जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम लोग किए थे, उसी में बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की बात किए थे, तो ये बना दिए हम द्विपद प्रायिकता बंटन, ये बना दिए हैं। सफलता 0, 1, 2 ... r चाहते तो यहाँ पर r+1, r+2 पर, r+3 पर ... n पर हम ले लेते। अगर ये बना दिए हैं तो यहाँ से हमसे मतलब एक टेबल देता है और पूछता है कि एग्जैक्ट 10 बार सफलता मिलती है, इस बात की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर लिखे हैं फर्स्ट पॉइंट, इसमें तथ्यतः अगर हमको r बार सफलता इससे पूछेगा, इससे ठीक मतलब r बार, तो बस फार्मूला क्या लगा देंगे? NCR और p पर पावर r, q पर पावर n - r। ये एग्जैक्टली अगर पूछेगा r बार सफलता मिलती है तो ये निकाल देंगे। अगर पूछेगा कम से कम r बार सफलता है, तो कम से कम r का मतलब क्या होता है? r से कम नहीं, तो इसका मतलब r पर, r+1 पर, r+2 पर ... n तक हमको जो है कि प्रोबेबिलिटी का सम निकालना पड़ेगा। क्यों सम निकाल रहे हैं? तो इस बात को हम लोग ये समझ पा रहे हैं कि जितने भी ये टर्म हमको मिल रहे हैं कि इस पर भी कह रहा है कि कम से कम r, तो r का मतलब कम से कम r का मतलब क्या? r और r से ज़्यादा। तो जितनी प्रोबेबिलिटियाँ मिलेंगी सबको हमको क्या करना पड़ेगा? ऐड करना पड़ेगा, टोटल प्रोबेबिलिटी हमको निकालनी पड़ेगी। सबको जोड़ देंगे, बस याद रखेंगे कि अगर ऐसा कहता है तो क्या निकालना पड़ेगा? NCR p पर पावर r, q पर पावर n - r प्लस, अब r के आगे क्या पड़ेगा? r+1, तो लिख देंगे NCR+1, p पर पावर r+1 और q पर पावर n - r+1, n - r-1, आप प्लस ... लास्ट में क्या रहेगा? ये NCN और p पर पावर n, q पर पावर n - n। ये नेक्स्ट, अधिकतम r बार की सफलता अगर पूछेगा तो मैक्सिमम r से ज़्यादा नहीं चाहिए उसको। तो r से ज़्यादा नहीं का मतलब क्या चाहिए उसको? 0 से लेकर के r तक। कह रहा है कि अधिकतम r से अधिक नहीं होना चाहिए। तो r से अधिक नहीं होना चाहिए तो r के बराबर, r से कम, यानी कि 0 से लेकर के r तक। तो हमको निकालना पड़ेगा यहाँ से यहाँ तक का सम, यहाँ से यहाँ तक का सम। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? NC0 p पर पावर 0, q पर पावर n - 0 और प्लस NC1
NC1 p पर पावर 1 q पर पावर n माइनस 1 प्लस डॉट 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 क्या लिख देंगे NCR p पर पावर r q पर पावर n माइनस r। इन सबको जोड़ देंगे तो कम से कम r बार सफलता की प्रायिकता निकल जाती है। आगे देखते हैं, अगर बंटन बन गया तो इसमें माध्य निकालेंगे, मतलब कि मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन। तो हम लोग देखे थे पिछले लेक्चर नंबर 7 में, वहाँ पर क्या था, प्रायिकता बंटन के लिए था जो भी कुछ था। अब यहाँ पर हम लोग देखें क्या, द्विपद प्रायिकता बंटन के लिए मीन, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है। तो चलिए देखते हैं हम लोग आज के लेक्चर का लास्ट टॉपिक क्या है। अगर यहाँ पर लिखे हैं द्विपद प्रायिकता बंटन का माध्य, प्रसरण तथा मानक विचलन। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे इसका माध्य, तब प्रसरण, प्रश्न मिल जाएगा तो स्टैंडर्ड डेविएशन तो उसी का स्क्वायर रूट निकाल लेंगे तो भी हो जाएगा। तो दो चीज़ हम लोगों को देखना है, क्या क्या, माध्य और प्रसरण, और उसी का वर्गमूल निकाल देंगे तो क्या आ जाएगा, मानक विचलन। तो समझते हैं, कुछ भी निकालना हो इसमें से, चाहे माध्य निकालना हो चाहे प्रसरण निकालना हो, इसकी जरूरत हमको पड़ेगी। इसका ओरिजिनल नाम तो है प्रायिकता बंटन। क्या नाम है, प्रायिकता बंटन। क्यों प्रायिकता बंटन कहलाता है, जो रैंडम वेरिएबल है उसके मानों को लिख लेते हैं और उसके करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी को लिख लेते हैं। तो देख पा रहे हैं 0 के करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी, 1 के करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी, 2 के करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी और इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी, इसके करस्पॉन्डिंग ये प्रोबेबिलिटी, ये लिख दिए हैं। तो इसी को क्या कहते हैं, प्रायिकता बंटन कहते हैं। लेकिन ये जो प्रोबेबिलिटियां हैं वो q प्लस p टू द पावर n के एक्सपेंशन से आती हैं, इसलिए इसको क्या कहते हैं, द्विपद बंटन कहते हैं। तो अगर इसका हमको मीन निकालना हो, माध्य निकालना हो, तो उसको किससे डिनोट कर देना है, x बार से डिनोट कर देना है, चाहे म्यू से डिनोट कर देना है, इक्वल टू क्या था, अगर यहाँ पर था x बराबर x1 x2 x3 एंड सो ऑन डॉट 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 xn, और ये x बराबर, और px बराबर क्या था, P1 P2 P3 एंड सो ऑन डॉट 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 Pn। तो अगर इसकी समांतर माध्य की हम बात किए थे तो x बार बराबर लिखे थे समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू n pi इंटू xi, यही हम बताए थे। i का मान 1 2 3 4 5 रख लेंगे तो इनका प्रोडक्ट का सम निकाल लेंगे, वही क्या कहलाता है, मीन कहलाता है। तो फिर ये भी तो प्रायिकता बंटन ही है, तो इसका भी मीन तो ऐसे निकलेगा, ये प्रोडक्ट सब प्रोडक्ट करके और क्या कर दें, जोड़ दें। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, शॉर्ट में, चाहे इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना, इतना गुणे इतना करके और सबको जोड़ दें। तो उसी को शॉर्ट में ऐसे लिखा जा सकता है, समेशन ऑफ r बराबर 0 टू n, और यहाँ पर लिख देंगे r इंटू NCR p पर पावर r q पर पावर n माइनस r। देख लें चलें, r का मान 0 अगर रख देंगे, r का मान 0 तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0। देख भी पा रहे हैं, इसका इसमें गुणा करें तो 0 आ जाएगा। अच्छा, उसके बाद r का मान अगर 1 रख देंगे तो 1 गुणे NC1 p पर पावर 1 q पर पावर कितना हो जाएगा, n माइनस 1। तो देख पा रहे हैं 1 गुणे यही आ रहा है। फिर और जितना भी टर्म बनेगा समेशन यही बताता है कि जोड़ना है। फिर अगर r का मान 2 रख देंगे तो देख लें 2 इंटू NC2 p पर पावर 2 q पर पावर n माइनस 2, तो 2 इंटू यही आ रहा है। ठीक, तो ये जो हम लिखने वाले हैं इस तरह से, इसके लिए इतना लिख लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे देखते हैं, ये तो है, लेकिन इसको सॉल्व करके एक रिजल्ट प्राप्त कर ले रहे हैं। बार बार ऐसे करेंगे तो हम लोग को टाइम लगेगा, इसलिए इसको हल करके एक हम व्यंजक निकाल दे रहे हैं और उसको याद रख लेंगे। और एकदम सिंपल अगर कोई बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है तो उसकी अगर माध्य की बात करेंगे तो NP होता है, और प्रसरण की बात करेंगे तो NPQ होता है, और अगर स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करेंगे तो अंडर रूट NPQ होता है। N नंबर ऑफ ट्रायल, P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, N नंबर ऑफ ट्रायल, P सक्सेस की प्रोबेबिलिटी, और Q फेलर की प्रोबेबिलिटी, और उसी का ये क्या है, वो अंडर रूट है। तो इसी सूत्रों को हमें लाना है। चलें देखते हैं। तो एक चीज़ हम लोग पढ़े हैं कि NCR इक्वल टू होता है N अपान R n माइनस 1 CR माइनस 1। कितना बार अगर फिर लिखना चाहे ऐसे तो n बाई आर n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, और ये हो जाएगा n माइनस 2 CR माइनस 2। अगर और लिखना चाहेंगे तो n बाई आर n माइनस 1 बाई r माइनस 1, n माइनस 2 बाई r माइनस 2, और ये हो जाएगा n माइनस 3 इंटू n माइनस 3 CR माइनस 3। ऐसे जहाँ तक ज़रूरत है तहाँ तक लिख सकते हैं। क्लास 11th में ही इसको हम लोग पढ़ चुके हैं, बस उसी को लिख रहे हैं यहाँ पर।
समेशन ऑफ r बराबर 0 टू n, और ये r इंटू, इसको कैसे लिख सकते हैं, n बाई r, r को ख़त्म करने का उपाय कर रहे हैं, और ये हो जाएगा n माइनस वन सी r माइनस वन, बाकी सब एज इट इज उतार दें तो ये हो जाएगा p पर पावर r q पर पावर n माइनस r। थोड़ा सा इसको और आगे बढ़ाएं तो ये तो r से r कट जाएगा। अब हमको r के जगह पर 0 1 2 3 रखना है, तो ये n किसका काम करेगा, कांस्टेंट का, तो n को पीछे कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा n, और ये समेशन ऑफ r बराबर 0 टू n हो जाएगा, और ये n तो बाहर हो गया है, n माइनस वन सी r माइनस वन, और ये p पर पावर r q पर पावर n माइनस r, ये लिख सकते हैं। और थोड़ा सा एडजस्ट करने के लिए, अच्छा बनाने के लिए, फार्मूला बनाने के लिए p यहाँ पर कर देना है और इस पर r माइनस वन कर देना है। देखें p का जब इसमें गुणा करेंगे तो p पर पावर r आ जाए, क्योंकि ये p क्या है, कांस्टेंट है ना, क्योंकि r का मान 0 से लेकर n तक रखना है, तो p कांस्टेंट का काम करेगा और r किसका काम करेगा, वेरिएबल का काम करेगा, इसलिए p को बाहर कर लिया, नहीं तो यहीं पर लिखे होते ऐसे p इंटू पी पर पावर r माइनस वन, तो जब बेस बराबर होता है तो घाते जुटेंगे, तो 1 में r माइनस वन को जोड़ेंगे तो p पर पावर r आ जाएगा, तो उसी को बाहर करके लिख दिए हैं, क्योंकि p कांस्टेंट का काम कर रहा है इसके लिए। अब इसको थोड़ा सा अगर ध्यान से देखा जाए, ये तो क्या है, ये है q प्लस पी पर पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन, q प्लस पी पर पावर n माइनस वन का एक्सपेंशन करेंगे तो यही आएगा। क्यों, इसका मीनिंग क्या है, r का मान 0 से लेकर के हमको रखना है, लेकिन 0 जब यहाँ पर रखेंगे तो ये क्या आएगा, परिभाषित कोई वैल्यू नहीं देगा, तो इसलिए 0 को छोड़ करके, क्योंकि एक बार ये निकाल देते हैं तो r का मान 1 से चालू कर लेते हैं, लेकिन लिख दिए हैं तो भी गलती नहीं है, उस टर्म को छोड़ा जा सकता है जिससे रिजल्ट नहीं निकलेगा, तो r का मान 0 पर तो निकलेगा नहीं, तो 1 से रख लेंगे। तो देखें यहाँ पर n माइनस वन सी 0, और यहाँ पर क्या रखना है, r का मान 1 रख लेंगे, तो ये p पर पावर 0, q पर पावर क्या आ जाएगा, n माइनस 0 आ जाएगा। तो ऐसे इसको r का मान 1 से लेकर के n तक रखेंगे, 1 से लेकर n तक रखेंगे तो इन्हीं सारे टर्म का क्या आएगा, सम आएगा। तो रफली एक बार क्या कीजिएगा, q प्लस पी पर पावर n माइनस वन को एक्सपेंड करिएगा और देखिएगा कि जितने टर्म बनेंगे वो इसी में r का मान 0 से लेकर के n तक रखने पर जो जोड़ बनेगा, इसमें से भी वही जोड़ बनेगा। और इसकी वैल्यू होती कितनी है, ये लिख देंगे n p, और ये हो जाएगा q प्लस पी पर पावर n माइनस वन, और इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1, हम लोग जानते हैं। तो जब इसका मान 1 होगा तो 1 का इसमें गुणा कर देंगे, तो चाहे 1 पर पावर n माइनस वन का मान कितना रहेगा, 1 ही रहेगा, तो ये हो जाएगा n इंटू पी के। तो याद रख लेंगे कि x बार बराबर कितना होता है, एन पी, बहुत ही सिंपल फार्मूला बन गया, n इंटू पी। बस अगर हमसे पूछ देगा ऐसे बी एन चाहे 10 और ये 1/5 सपोज कर लो, ये प्रोबेबिलिटी लिख दिया गया, मतलब कि एक बाइनोमियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिख दिया, b 10 कामा 1/5, पूछेगा कि इसका माध्य बताइए, बस डायरेक्टली लिख देंगे क्या, n कामा p, यानी कि सॉरी n इंटू पी, यानी कि 10 गुणे 1/5, यही प्रोबेबिलिटी है और ये n है, तो ये 2 इसका क्या आ जाएगा, माध्य आ जाएगा। बात कर लेते हैं किसके, प्रसरण की, देखते हैं। सेकेंड पॉइंट हम लोग का प्रसरण। तो कल के क्लास में हम लोग प्रसरण देखे थे, जिसको हमने वेरिएंस ऑफ x लिखे थे, उसको क्या लिखे थे, समेशन ऑफ i बराबर 1 टू n लिखे थे, और पी आई इंटू एक्स आई का स्क्वायर और माइनस म्यू का स्क्वायर। म्यू का मतलब समांतर माध्य जो है हमारा, माध्य उसी का स्क्वायर, ये हमारा होता है। तो फिर ये क्या था, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए था, तो ये भी तो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, इसके लिए भी ये फार्मूला हमारा वर्क कर जाएगा। बस ये है कि प्रायिकता क्या लें, एक्स आई क्या लें, म्यू क्या लें, बस इतनी सी बात है। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं वेरिएंस को हम डिनोट कर लेंगे, वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिखेंगे, समेशन ऑफ, अब r बराबर लिख देंगे, r बराबर 1 टू n, 0 to 1 लिख देंगे, यहाँ पर 0 दिखाई दे रहा है, 0 to n, और पी आई के स्थान पर लिख देंगे एन सी आर और एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर n माइनस आर, ये लिख देंगे, और यहाँ पर लिख दे रहे हैं स्क्वायर है ना, तो r का स्क्वायर। ये देखें मैं ये जो लिखा हूँ, और एक चीज़ ये छूट रहा है, यहाँ पर क्या लिख देंगे, एन पी का स्क्वायर,
क्यों? अभी तो निकाले हैं इस टेबल के लिए समांतर माध्य थे, NP तो आया था, तो NP का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो इसके जगह पर हम ये लिख देंगे, चाहे तो एक लाइन इसको पहले म्यू लिख दे रहे हैं, म्यू का स्क्वायर समांतर माध्य का स्क्वायर, और फिर अगली लाइन में उसकी वैल्यू को हम लिख ले रहे हैं। तो ये जो हम लोग कल याद किए थे उसी से लिखें। क्यों? ये देखिए ना, पी आई तो प्रोबेबिलिटी तो यही सब ना है, यही सब। और एक्स आई का मतलब क्या? ये जो हमारा 1 2 3 4 5 वही क्या है? एक्स आई है। तो मैं ले लिया हूँ, अगर समेसन यहाँ पर आई के फॉर्म में लिखा गया था, यहाँ पर आई के फॉर्म में, तो हम आर के फॉर्म में लिखे हुए हैं। तो क्या लिख देंगे यहाँ पर? समेसन ऑफ आर बराबर 0 to n आर स्क्वायर एन सी आर। आर का मतलब ये वाला पोर्सन, तो यहाँ पर आर स्क्वायर एन सी आर पी पर पावर आर क्यू पर पावर एन माइनस आर, और इन माइनस माध्य का स्क्वायर। ये इससे मैं लिखा हूँ जो कल डेरिवेशन किया। तो बस इसी को सॉल्व कर देते हैं। ये तो बड़ा सा एक्सप्रेशन हमको याद नहीं करने बन रहा है, इसलिए उसको थोड़ा छोटा करके सॉल्व करके हल कर ले रहे हैं हम, मतलब सॉल्व कर दे रहे हैं। तो एक छोटा टर्म बन जाएगा जिसको हम याद रख लेंगे। तो देखते हैं इसको सॉल्व कर दिया जाए। तो सबसे फर्स्ट एक बार इसको करते हैं ऐसे। तो समेसन ऑफ आर बराबर 0 to n, और ये आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा n बाई आर। बस आर को गायब करना है, और ये हो जाएगा n माइनस 1 सी आर माइनस 1, और ये p पर पावर आर, और ये हो जाएगा q पर पावर n माइनस आर, और माइनस इसके जगह पर चलें तो np लिख दे रहे हैं, np लिख ही दिया जाए। अब एक आर तो कट जाएगा, एक आर तो कट जाएगा, इस n को बाहर कर ले रहे हैं, तो ये हो जाएगा n को बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा? समेसन। जब एक बार लिख देते हैं ना, तो ये 1 से चालू कर देते हैं, क्योंकि 0 पर वैल्यू नहीं देता है, वो छोड़ना ही पड़ता है। तो कितना हो जाएगा? r बराबर 1 से लेकर के n तक, और ये हो जाएगा r, ये वाला पोर्सन, और ये n माइनस 1, और ये c r माइनस 1, और ये p पर पावर r q पर पावर n माइनस r, और ये कितना हो जाएगा? माइनस np का स्क्वायर। थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं इसको, एक बार इसको और गायब करना पड़ेगा, लेकिन r माइनस 1 आएगा नीचे, n माइनस 1 बटे में r माइनस 1, तो इसको बनाना पड़ेगा थोड़ा सा बना ले रहे हैं। इसको क्या कर दे रहे हैं? r है ना, तो इसमें माइनस 1 प्लस 1 कर दे रहे हैं, इसको एक साथ कर दे रहे हैं, इसको एक साथ कर दे रहे हैं। तो ये हो जाएगा n इंटू ये समेसन ऑफ r बराबर 1 to n, और r माइनस 1 को एक साथ कर दे रहे हैं, r माइनस 1, और ये n माइनस 1 c r माइनस 1, ये वाला पोर्शन हो जाएगा, और ये p पर पावर r q पर पावर n माइनस r। ये और समेसन अलग अलग दोनों का लिख दे रहे हैं, एक बार इसका समेसन ले रहे हैं, एक बार इसका समेसन, तो हो जाएगा प्लस कितना लिख देंगे? समेसन ऑफ r बराबर 1 to n, और क्योंकि r माइनस 1 में एक बार इसका गुणा कर लेंगे, एक बार 1 में गुणा करेंगे, तो 1 में गुणा करेंगे तो क्या मिलेगा? n माइनस 1 सी आर माइनस 1, और ये हो जाएगा p पर पावर r q पर पावर n माइनस r, ये यहाँ तक हो जाएगा, और माइनस np का स्क्वायर। इरेज करेंगे ऊपर से, तो लिखना है हमको क्या? इसको चाहे तो n का अंदर गुणा भी कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा? n। और इसको एडजस्ट करने के लिए पहले तो सॉल्व करते हैं इसको, n और समेसन ऑफ r बराबर 1 to n, और ये हो जाएगा r माइनस 1 इंटू n माइनस 1 बटे में r माइनस 1। अब ये क्या हो जाएगा? n माइनस 2 c r माइनस 2, और इसको एडजस्ट कर लिया जाए। ये p पर पावर r माइनस 2 करके, और p स्क्वायर को हम बाहर कर ले रहे हैं, और ये हो जाएगा q पर पावर n माइनस। ऐसा करने से फार्मूला बन जाता है, इसलिए मैं ऐसा किया हूँ। और प्लस n इंटू ये n इंटू समेसन ऑफ r बराबर 1 to n, और ये हो जाएगा n माइनस 1 c r माइनस 1, और p पर पावर r माइनस 1 कर लें, ये हो जाएगा r माइनस 1। तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा हमको? p लिखना पड़ेगा, और q पर पावर n माइनस r, और ये माइनस है, अंदर गुणा कर लिए हैं n का ना, हाँ कर लिए हैं, तो माइनस कितना है? n स्क्वायर p स्क्वायर, ये वाला पोर्शन। थोड़ा सा और इसको आगे बढ़ाते हैं, इक्वल टू, ये तो इससे कट जाएगा, ये तो बनेगा n p का स्क्वायर समेसन ऑफ r बराबर 1 से लेके n तक, और ये n माइनस ये r, ये तो कट जाएगा, तो बाहर निकल जाएगा, ये तो n माइनस, ये तो कटेगा और ये बाहर निकल जाएगा, n माइनस
1 बाहर निकल जाएगा तो बचेगा समेशन। क्यों बाहर निकल जाएगा? क्योंकि r वेरिएबल है। तो r बराबर, अब ये 2 से कर दे रहे हैं, 2 से r बराबर 2 से लेकर के कहाँ तक, n तक। नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, वो 0 से ही स्टार्ट कर सकते हैं। बस ये कि उस पर जो वैल्यू आएगी वो 1/इनफाइनाइट के फॉर्म में आएगी। लगा कर देखेंगे तो आएगा, और नहीं तो कोई वैल्यू नहीं देगा, उसको छोड़ देंगे, 0 वैल्यू देता है। तो ये r बराबर 2 और ये तो कट गया, इसको बाहर कर दिया, क्या हो जाएगा ये n-2 CR-2 p पर पावर r-2 और q पर पावर n-r प्लस ये क्या है, ये क्या है n p और ये तो एडजस्ट है, समेशन ऑफ r बराबर 1 से लेके n तक n-1 CR-1 p पर पावर r-1 q पर पावर हो जाएगा n-r के। अब और माइनस n² p²। बहुत ही सरल है, कठिन कुछ नहीं है, बस ये कि एक बार अपने आप से रिवाइज करने की ज़रूरत है। ये इसकी जो वैल्यू है ये करके देखना पड़ेगा आपको, n² n-1 इंटू ये है q प्लस p पर पावर n-2, q प्लस p पर पावर n-2 को एक्सपेंड करेंगे और इसका एक्सपेंशन लिखेंगे, दोनों क्या आएगा, सेम आएगा, प्लस np और ये जो वैल्यू है ये वाली वो है q प्लस p पर पावर n-1। ये इसका एक्सपेंशन करेंगे तो इसका एक्सपेंशन और इसका एक्सपेंशन बराबर आएगा, और माइनस n² p²। इसको सॉल्व करें थोड़ा और, तो ये तो 1, तो अंदर इसका मल्टीप्लाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा n² p² और माइनस np का स्क्वायर, ये तो 1 हो जाएगा, 1 पर पावर n-2 1 रह जाएगा, प्लस ये भी 1 हो जाएगा, तो बस कितना हो जाएगा ये np और माइनस n² p²। तो ये वाला पोर्शन तो इससे कट जाएगा। अब इसमें से हम np को बाहर कर लेते हैं, तो np को जब बाहर कर लेंगे तो यहाँ पर np निकल जाएगा, तो 1 - p हो जाएगा, 1 - p। और हम जानते हैं कि p प्लस q बराबर 1, तो यहाँ से आ जाएगा और q बराबर 1 - p, तो 1 - p के स्थान पर q लिख देंगे, q, तो हो जाएगा np q। ये कितना आ जाएगा, वेरिएंस ऑफ x = बहुत ही आसान फार्मूला बन गया। हम लोगों को अगर निकालना होगा प्रसरण और दिया रहेगा क्या, द्विपद प्रायिकता बंटन, तो द्विपद प्रायिकता बंटन में n मालूम ही रहेगा, कितनी सफलता की बात कर रहा है वो मालूम ही रहेगा हमसे, मैंने सब कुछ मालूम रहेगा, n भी मालूम रहेगा, p भी मालूम रहेगा, q भी मालूम रहेगा, सब मतलब कि सफलता की प्रायिकता, असफलता की प्रायिकता और नंबर ऑफ ट्रायल ये मालूम है। तो वेरिएंट निकालने के लिए npq बस डायरेक्ट एक लाइन में इसका सॉल्यूशन मिलता है, नहीं तो फिर इतना वर्क करना पड़ेगा, तो इसलिए एक लाइन का ये व्यंजक याद रखेंगे। और स्टैंडर्ड डेविएशन इसी का बस स्क्वायर रूट ले रहे हैं। तो स्टैंडर्ड डेविएशन SD इक्वल टू क्या होता है, अंडर रूट वेरिएंस ऑफ x, वेरिएंस ऑफ x, और वेरिएंस अभी निकाले हैं npq, npq, तो ये हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन SD के लिए फार्मूला। चल देखते हैं अब इस पर बेस्ट हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं।